हाय, वेलकम बैक टू द म्यूचुअल फंड शो। मेरा नाम विशाल रेहन है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और आज हम बात करने वाले हैं फंड ऑफ फंड्स कैटेगरी की। इससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ। ऑल द इंफॉर्मेशन शेयर्ड इन दिस प्रेजेंटेशन विल बी ओनली फॉर एजुकेशन पर्पसेस। हम कोई भी फंड डिस्कस नहीं करने वाले, ना कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन दी जाएगी। सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए हम रिकमेंडेशन कर रहे हैं और ऑल इन्वेस्टमेंट्स सब्जेक्ट टू सिक्योरिटीज मार्केट हैव रिस्क। सो आप अपना फुल रिसर्च कीजिए और फिर अपना डिसीजन लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो अब तक हमने कवर किया है म्यूचुअल फंड्स के बेसिक्स, जैसे कि इक्विटी फंड्स क्या होते हैं, फ्लेक्सी कैप फंड्स क्या होते हैं, डेट फंड्स और हाइब्रिड फंड्स क्या होते हैं, जिसे हमें आई थिंक सो अभी तक एक सॉलिड फाउंडेशन बन गई है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसी चीज जो थोड़ी सी अलग है, जिसका नाम है फंड ऑफ फंड्स। कॉन्सेप्ट थोड़ा रिग्रेसिव लगता है, एक फंड जो दूसरे फंड्स में इन्वेस्ट करता है, और एग्जैक्टली वही है ये। सो एपिसोड 6 में हम डिस्कस करने वाले हैं, पूरी तरह से समझेंगे फंड ऑफ फंड्स को, क्या होते हैं, कितने टाइप्स के फंड ऑफ फंड्स हैं, कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कब ये आपके पोर्टफोलियो के लिए एक्चुअली सेंस बनाते हैं और आपके पोर्टफोलियो को फिट हो सकते हैं। तो फंड ऑफ फंड्स को एग्जैक्टली क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। एक फंड ऑफ फंड्स यानी कि एफओएफ, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एफओएफ कहा जाता है, एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जो दूसरे म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स में इन्वेस्ट करता है, डायरेक्टली स्टॉक्स या बॉन्ड्स में नहीं। यही इसका की डिस्टिंक्शन है। देखो कैसे ये स्ट्रक्चर काम करता है। आप फंड ऑफ फंड्स में पैसा लगाते हो, फंड ऑफ फंड्स का फंड मैनेजर फिर वो पैसे को लेता है और मल्टीपल दूसरे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है। कोई इक्विटी फंड्स हो सकता है, कोई डेट फंड्स, कोई गोल्ड फंड्स या इंटरनेशनल फंड भी हो सकते हैं। वो अंडरलाइंग फंड्स भी एक्चुअल स्टॉक्स और बॉन्ड्स खरीदते हैं और उससे जो रिटर्न आते हैं वो चेन से होकर आप तक पहुंचते हैं। तो एक रेगुलर म्यूचुअल फंड के मुकाबले एक एक्स्ट्रा लेयर है। एक फंड मैनेजर स्टॉक्स पिक करने की बजाय दूसरे फंड मैनेजर्स को पिक करता है। यह कुछ केसेस में इंडेक्स फंड्स पिक करता है। की इनसाइट्स ये है कि आप एक सिंगल इन्वेस्टमेंट्स में फंड्स की एक बास्केट एक्सेस कर रहे हो। सोचो जैसे कि एक मेन्यू जो आपके लिए मल्टीपल रेस्टोरेंट से ऑर्डर करता है। आप सोच रहे होंगे ये एक्स्ट्रा लेयर क्यों चाहिए, सीधा वो अंडरलाइंग फंड्स क्यों नहीं खरीदते। बहुत वैलिड सवाल है और ये हमें समझ आएगा जब हम अलग अलग टाइप्स के फंड ऑफ फंड्स को देखेंगे। फंड ऑफ फंड्स एक चार मेन टाइप्स के और एक बिल्कुल अलग पर्पस सर्व करते हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले है डोमेस्टिक फंड ऑफ फंड्स। ये दूसरे इंडियन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसको मल्टी मैनेजर अप्रोच समझो। एक इक्विटी फंड चूज करने की जगह फंड ऑफ फंड मैनेजर मल्टीपल चॉइस करता है। मे बी एक लार्ज कैप फंड, एक मिड कैप फंड, एक स्मॉल कैप और एक, इन्हें कंबाइन करते हैं। आइडिया ये है कि डाइवर्सिफिकेशन से स्टॉक लेवल पर नहीं, फंड मैनेजर के लेवल पर भी हो सके। दूसरा टाइप है इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड्स। इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड्स ये बहुत पॉपुलर है और इसका रीजन भी क्लियर है। ये इंडियन इन्वेस्टर्स को ग्लोबल मार्केट्स का एक्सेस देते हैं बिना किसी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के। आप रुपीज में इन्वेस्ट करते हो और फंड्स यूएस, यूरोपियन या इमर्जिंग मार्केट फंड्स या ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करता है। तो अगर आप एप्पल, गूगल, अमेजॉन की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड्स आपके लिए सिंपल तरीका है। तीसरा है गोल्ड फंड ऑफ फंड्स। ये मुझे पर्सनली एक्सप्लेन करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये एक बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। गोल्ड ईटीएफ आपको पेपर गोल्ड देता है, कोई स्टोरेज रिस्क नहीं, प्योरिटी का टेंशन नहीं, लेकिन गोल्ड ईटीएफ डायरेक्टली खरीदने के लिए एक डीमेट अकाउंट होना जरूरी है, सबके पास नहीं होता। गोल्ड फंड ऑफ फंड ये सॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये फंड ऑफ फंड आपकी तरफ से गोल्ड ईटीएफ इन्वेस्ट करता है और आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट करते हो, डीमेट की जरूरत ही नहीं पड़ती। फोर्थ है ईटीएफ फंड ऑफ फंड्स। ये मल्टीपल ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करता है अक्रॉस एसेट क्लासेस। एक फंड ऑफ फंड में निफ्टी 50 ईटीएफ भी, गोल्ड ईटीएफ भी और डेट ईटीएफ भी, सब एक ही फंड में, एक कन्वीनियंट ऑल इन वन पोर्टफोलियो। ना इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड के बारे में थोड़ा और जानते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि ये रिसेंट ईयर्स में बहुत पॉपुलर हो गए हैं और इसका रीजन भी सॉलिड है।
इंटरनेशनली क्यों इन्वेस्ट करें? कोर रीजन है इंडियन मार्केट से बाहर डाइवर्सिफिकेशन। इंडिया एक ग्रेट ग्रोथ स्टोरी है, लेकिन ये एक कंट्री है। ग्लोबल इन्वेस्टिंग आपको अलग इकोनॉमिक्स, अलग सेक्टर्स और अलग ग्रोथ ड्राइवर्स का एक्सपोजर देता है। सोचो, एप्पल, गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज बाय मार्केट कैप, इनमें से कोई भी इंडियन एक्सचेंजेस पर लिस्टेड नहीं है। एक रेगुलर इंडियन इन्वेस्ट करने के लिए इनकी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने का सबसे सिंपल तरीका इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड्स ही है। फिर है रूपी डेप्रिसिएशन का एंगल। हिस्टोरिकली रूपी डॉलर के अगेंस्ट डेप्रिशिएट करता है। जब आप फॉरेन करेंसी डोमिनेटेड इंटरनेशनल फंड्स होल्ड करते हो तो रूपी कमजोर होने के आपको फायदा होता है। डॉलर रिटर्न्स ज्यादा रुपीस में कन्वर्ट होते हैं। डिफरेंट इकोनॉमिक साइकिल्स भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है। इंडिया और यूएस हमेशा साथ नहीं चलते। जब इंडियन मार्केट्स में डाउनटर्न हो, ग्लोबल मार्केट्स ठीक ठाक चल रहे हो और वाइस वर्सा। ये नॉन कोरिलेशन ओवरऑल पोर्टफोलियो वॉलेटिलिटी को रिड्यूस करता है। सबसे पॉपुलर कैटेगरी है यूएस फंड ऑफ फंड्स, जो S&P 500 या नैस्डैक का एक्सपोजर देते हैं। लास्ट डिकेड में यूएस टेक स्टॉक्स की स्टेलर परफॉर्मेंस की वजह से ये इंक्रेडिबली पॉपुलर रहा है। ग्लोबल फंड ऑफ फंड्स ब्रॉडर वर्ल्ड वाइड डाइवर्सिफिकेशन देते हैं। इमर्जिंग मार्केट्स फंड ऑफ फंड जैसे कि चाइना, ब्राजील, साउथ ईस्ट एशिया फोकस करते हैं। और थीमेटिक ग्लोबल फंड ऑफ फंड स्पेसिफिक ट्रेंड्स पर फोकस करते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर एंड ESG इन्वेस्टिंग। एक इंपॉर्टेंट बात, इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड्स की टैक्सेशन अलग होती है। ये डेट फंड्स की तरह टैक्स होते हैं, चाहे अंडरलाइंग फंड्स इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। यानी लॉन्ग टर्म के लिए 24 मंथ्स से ज्यादा होल्ड करना पड़ता है। रिटर्न्स कंपेयर करते वक्त ये माइंड में हमेशा रखिएगा। अब समझते हैं कॉस्ट स्ट्रक्चर। ये सेक्शन मुझे पर्टिकुलरली ध्यान से सुनने का रिक्वेस्ट करूं। फंड ऑफ फंड्स की कॉस्ट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे बहुत लोग सरप्राइज होते हैं। फंड ऑफ फंड्स में 2 लेयर एक्सपेंस स्ट्रक्चर होता है। रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ एक लेवल पर एक्सपोजर एक्सपेंस रेशियो पे करते हो। फंड ऑफ फंड्स में पोटेंशियली 2 लेवल्स, एक फंड ऑफ फंड लेवल पर और एक अंडरलाइंग फंड लेवल पर। एक सिंपल एग्जांपल को समझते हैं कि मानो आप एक डोमेस्टिक फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट करते हो। फंड ऑफ फंड आप अपना टोटल एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है 0.5%। ये फंड ऑफ फंड मैनेजर के काम का चार्जेस है। जो अंडरलाइंग फंड है, जो एक्चुअल इक्विटी या डेट फंड ऑफ फंड्स की खरीदा है, वो भी अपना एक्सपोजर और या एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है, लेट से 1%। आपकी टोटल इफेक्टिव कॉस्ट कितनी हो गई? ऑलमोस्ट 1.5%। कंपेयर करो डायरेक्टली के सिमिलर इक्विटी फंड्स इन्वेस्ट करने से, वहां सिर्फ 1% कॉस्ट है। तो फंड ऑफ फंड स्ट्रक्चर के लिए आप ज्यादा पे करते हो। अब कुछ सेबी रेगुलेशन भी है इसके लिए। अब एक अच्छी खबर है, जैसे कि सेबी मार्केट रेगुलेटर ने इंटरवेन किया। डोमेस्टिक फंड ऑफ फंड्स के लिए सेबी ने मैंडेट किया है कि वो दोनों लेवल्स पर एक्सपेंस रेशियो नहीं चार्ज करते, सिर्फ फंड ऑफ फंड लेवल पर चार्ज होगा और अंडरलाइंग फंड्स डायरेक्ट प्लान्स होने चाहिए। लेकिन और ये इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड्स और गोल्ड फंड ऑफ फंड्स के लिए 2 लेयर कॉस्ट प्रैक्टिकली अभी भी एग्जिस्ट करती है। ओवरसीज फंड अपनी मैनेजमेंट फीस चार्ज करता है और उसके ऊपर इंडियन फंड ऑफ फंड्स अपना एक्सपेंस रेशियो ऐड करते हैं। तो किसी भी फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा टोटल एक्सपेंस रेशियो को चेक करिए। कुछ फंड ऑफ फंड्स एक्सीलेंट वैल्यू है क्योंकि अंडरलाइंग फंड्स इंडेक्स फंड्स हैं विद वेरी लो कॉस्ट। कुछ एक्सपेंसिव हो सकते हैं जो अगर दोनों लेवल पर एक्टिवली मैनेज फंड्स हैं। तो फंड्स ऑफ फंड्स एक्चुअली कब सेंस बनते हैं, चलिए एक हॉनेस्ट पिक्चर देखते हैं। कुछ क्लियर सिचुएशंस हैं जहां फंड ऑफ फंड्स सही चॉइस है, जैसे कि इंटरनेशनल एक्सपोजर। ये सबसे स्ट्रॉन्ग यूज केस है। यूएस मार्केट्स में इन्वेस्ट करना हो, ग्लोबल टेक कंपनीज में या इमर्जिंग मार्केट्स इकोनॉमीज में, इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड्स एक सिंपल तरीका है। ऑल्टरनेटिव फॉरेन ट्रेडिंग अकाउंट सेटअप करना या लिबरलाइज्ड रेमिटेंस यूज करना काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स मेथड है। गोल्ड फंड ऑफ फंड स्पेसिफिकली तब से देते हैं जब डीमेट अकाउंट नहीं है, लेकिन गोल्ड में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्लीन, सिंपल एंड डिसिप्लिन। बिगनर्स के लिए जो एक सिंगल ऑल इन वन सोल्यूशन चाहते हैं बिना खुद पोर्टफोलियो बिल्ड किए, कुछ फंड ऑफ फंड्स ये सिंपलिसिटी ऑफर करते हैं। एक फंड में इन्वेस्ट करो, ऑटोमेटिकली मल्टीपल स्ट्रेटजीज में डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। मल्टी मैनेजर डाइवर्सिफिकेशन तब अपीलिंग है जब आप श्योर नहीं है कि किस फंड मैनेजर पर ट्रस्ट करें। फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट करने से जो मल्टी फंड मैनेजर के स्कीम्स होल्ड करता है, आप वो रिस्क स्प्रेड कर देते हो।
लेकिन इक्वली क्लियर सिचुएशन है जहां फंड ऑफ फंड चूज नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है, गोल्ड ETF सीधा खरीदिए, एक्स्ट्रा एक्सपेंस लेयर से बचे या और कंट्रोल ज्यादा रहेगा। अगर सिर्फ डोमेस्टिक फंड्स में इन्वेस्ट करना है, सीधा कर दिए। फंड ऑफ फंड्स रैपर से कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलेगा और कॉस्ट ज्यादा लगेगी। अगर कॉस्ट आपके लिए मैटर करती है और लॉन्ग टर्म में हमेशा करती है, तो डोमेस्टिक फंड ऑफ फंड्स तब लेस सेंस करते हैं जब आप अंडरलाइन फंड्स खुद खरीद सकते हो। अगर आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी वेल डाइवर्सिफाइड है, फंड ऑफ फंड्स ऐड करने रिडंडेंट है, इससे आपको और ज्यादा कोई फायदा नहीं होगा। नाउ टैक्सेशन समझते हैं। टैक्सेशन वो जगह है जहां फंड ऑफ फंड्स बहुत सारे इन्वेस्टर्स को सरप्राइज करती है जो प्रॉपरली रिसर्च नहीं करते। तो ये मैं क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहता हूं। फंड ऑफ फंड्स की टैक्सेशन डिपेंड करती है कि फंड ऑफ फंड खुद या होल्ड करता है, लेकिन यहाँ ये हमेशा सेम नहीं होता रेगुलर इक्विटी फंड्स की तरह, चाहे फंड ऑफ फंड मोस्टली इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करे। तो डोमेस्टिक फंड ऑफ फंड्स की बात करें जो इक्विटी ओरिएंटेड है, अगर वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो फंड ऑफ फंड लेवल पर एटलीस्ट 65% इक्विटी एक्सपोजर मेंटेन करते हैं, उन्हें इक्विटी टैक्सेशन मिलता है। शॉर्ट टर्म में यानी 1 साल के अंदर 20% टैक्स होगा, लॉन्ग टर्म यानी कि 1 साल के बाद 12.5% टैक्स होगा। ये सबसे फेवरेबल ट्रीटमेंट है। सेकेंड कैटेगरी है इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड्स। इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड्स यहाँ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, चाहे अंडरलाइंग फंड्स इक्विटीज होल्ड करें, इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड्स नॉन इक्विटीज की तरह ही टैक्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इंडियन टैक्स पर्सपेक्टिव है से फंड ऑफ फंड्स ओवरसीज इन्वेस्ट कर रही है, इंडियन इक्विटीज में नहीं। तो शॉर्ट टर्म यानी 2 साल के अंदर स्लैब रेट पर टैक्स लगता है, लॉन्ग टर्म यानी 2 साल के बाद 12.5%। अगर 2 साल से पहले बेचते हैं तो गेन्स आपकी इनकम में ऐड हो जाते हैं और आपको स्लैब रेट्स पे टैक्स लगता है। गोल्ड फंड ऑफ फंड भी सेम ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं। 2 साल की होल्डिंग पीरियड लॉन्ग टर्म के लिए क्लासिफाई होती है, 2 साल से पहले बेचते हो तो स्लैब रेट पर टैक्स लगेगा। डेट ओरिएंटेड फंड ऑफ फंड्स की बात करें, 3 साल की होल्डिंग पीरियड होती है तो लॉन्ग टर्म के लिए 3 साल के बाद इंडेक्सेशन बेनिफिट्स के साथ 20% का टैक्स। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जानना जरूरी है, ये क्यों मैटर करता है? क्योंकि अगर आप एक डायरेक्ट इक्विटी फंड जिसमें 1 साल की लॉन्ग टर्म पीरियड है और एक इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड जिसमें 2 साल की पीरियड है कंपेयर कर रहे हो, तो ये आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करता है। और प्लीज करंट टैक्स रेट्स हमेशा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स एडवाइजर से वेरीफाई कर लीजिएगा, ये रेट्स हर यूनियन बजट में चेंज हो सकते हैं। चलिए एपिसोड 6 का क्विक रिकैप कर लेते हैं। फंड ऑफ फंड्स एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो दूसरे म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स में इन्वेस्ट करता है, डायरेक्टली स्टॉक्स में नहीं। 4 मेन टाइप्स के फंड्स हमने देखे। डोमेस्टिक फंड ऑफ फंड्स जो इंडियन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है, इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड जो ग्लोबल एक्सपोजर प्रोवाइड करता है, गोल्ड फंड ऑफ फंड को पेपर गोल्ड बिना डीमैट के, और ETF फंड ऑफ फंड जो ETFs का एक पोर्टफोलियो बनाता है। बेस्ट यूज केस है इंटरनेशनल मार्केट एक्सपोजर स्पेशली यूएस मार्केट्स और गोल्ड में SIP बिना डीमैट अकाउंट। कॉस्ट स्ट्रक्चर के बारे में जाने तो फंड ऑफ फंड्स में पोटेंशियली 2 लेयर के एक्सपेंस होते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा टोटल एक्सपेंस रेशियो चेक कर लीजिए। लॉन्ग टर्म में ज्यादा कॉस्ट मतलब कम रिटर्न्स। और टैक्सेशन इंटरनेशनल और गोल्ड फंड ऑफ फंड्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए 2 साल का होल्डिंग पीरियड होना चाहिए, 1 साल नहीं जैसे कि रेगुलर इक्विटी फंड्स में होता है। ये प्लान करते वक्त फैक्टर हमेशा कंसीडर कीजिएगा। फंड ऑफ फंड्स सबके लिए नहीं, उनके स्पेसिफिक यूज केसेस हैं जहां वो जेन्युइनली वैल्यू ऐड करते हैं। सही पर्पस के लिए यूज करें तो एक्सीलेंट है, बिना कॉस्ट और टैक्स इम्प्लीकेशंस के समझना यूज करें तो डिसअपॉइंट हो सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस एपिसोड को एंड करते हैं और अगले एपिसोड में हम सीखेंगे थीमेटिक फंड्स के बारे में। ये हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड फंड्स हैं जो सेक्टर स्पेसिफिक फोकस होते हैं, जैसे कि बैंकिंग, फार्मा, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर। हम कवर करेंगे कि डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड से ये कैसे अलग है, कब इनका यूज केस बनता है और सबसे इंपॉर्टेंट टाइमिंग ट्रैप से कैसे बचना चाहिए। अगर आपको ये हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो आई रिक्वेस्ट कि आप इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी एक नया एपिसोड लिस्ट हो आपको उसे जल्दी से जल्दी देखने का मौका मिल सके। और इसी के साथ हम मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर से द म्यूचुअल फंड शो में।